डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक कवर करेंगे और ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का फोर्थ लेक्चर है। क्वेश्चन 46 है फ्लेकी एग्रीगेट्स के रिगार्डिंग। तो कोई भी एग्रीगेट उसकी एक डायमेंशन अगर थिन है तो उसको फ्लेकी एग्रीगेट बोला जाता है और इसका क्राइटेरिया है कि जो डायमेंशन है सबसे स्मॉल डायमेंशन है, लिस्ट डायमेंशन है, वो 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। 3/5 मतलब 0.6। अब ये 75 mm से कंप्लीटली पास हो रहा है एग्रीगेट जो गिवन है ये, और 60 mm पे रिटेन हो रहा है। तो इनका एवरेज होगा, वो पार्टिकल का एवरेज साइज होगा। तो 60 + 75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 2। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो ये आएगा 40.5। तो 40.5 से कम या 40.5 अगर इसकी लिस्ट डायमेंशन है, जो सबसे छोटी डायमेंशन है, तो ये फ्लेकी एग्रीगेट होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इजी है, बस आपको ये थोड़ा सा फैक्टर है 3/5 ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 है एलोंगेटेड एग्रीगेट के रिगार्डिंग। तो कोई भी एग्रीगेट को एलोंगेटेड एग्रीगेट तब बोला जाता है जब इसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट डायमेंशन है वो 1.8 टाइम्स ऑफ इसकी मीन डायमेंशन हो। तो पिछले जो क्वेश्चन में था वही सेम एग्रीगेट है, तो उसका जो साइज हो जाएगा, एवरेज साइज, वो हो जाएगा 60 + 75 डिवाइडेड बाई 2, 135 डिवाइडेड बाई 2, और इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 1.5। तो अगर उसकी जो लेंथ है, सबसे लार्ज डायमेंशन है, वो 120 1.5 से ज्यादा है, तो उस एग्रीगेट को एलोंगेटेड एग्रीगेट बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी डी हो जाएगा 120 1.5। क्वेश्चन 48 में वही है जो सेम 46 में था, वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, यहाँ से थ्योरेटिकल पूछ लिया है। तो 3/5 होता है फ्लेकी के लिए, तो सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 में पूछा है कि सैंड में सॉल्ट ज्यादा कब होंगे, जब वो कौन सी टाइप की सोइल है, कहाँ से ऑब्टेन की गई है। तो समुद्र के पानी में काफी ज्यादा सॉल्ट होते हैं, तो सी बेड्स हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है कि बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो साइज और शेप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं तो उनमें वॉइड्स कम रहेंगे। स्मॉल साइज के एग्रीगेट्स हैं तो उनके बीच में जो वॉइड्स रह रहे हैं वो कम रहेंगे, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। शेप भी अगर ऐसे राउंड शेप है तो ज्यादा डेंस रहेंगी, पार्टिकल्स ज्यादा पास रहेंगे, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स पे भी डिपेंड करेगा। हैवी एग्रीगेट्स हैं तो बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि अगर कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कुछ होल रह रहे हैं, अब इनके साथ में कुछ स्मॉल साइज के पार्टिकल्स भी हैं वो जो यहाँ पर ऐसे फिट हो रहे हैं, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत डेंसली पैक होंगे एग्रीगेट्स। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी इंपॉर्टेंट है। जो कंटेनर है उसकी साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि कोई एग्रीगेट है जिसके पोर्स हैं वो मॉइस्चर से फुल है और सरफेस उसकी ड्राई है, तो इस टाइप के एग्रीगेट को बोला जाता है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। से नाम से पता चल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसके पोर्स हैं वो वाटर से फिल्ड हैं, तो ये और वाटर अब्जॉर्ब नहीं करेगा कंक्रीट में से, जो कि गुड थिंग है। और सरफेस ड्राई है, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो इसकी वजह से मॉइस्चर बाहर कंक्रीट में जा रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट है बल्किंग ऑफ सैंड के रिगार्डिंग। बल्किंग ऑफ सैंड मतलब सैंड में अगर कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, सैचुरेटेड नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अगर ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका रीजन ये है कि ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, तो जो वाटर हम ऐड कर रहे हैं वो एज ए थिन फिल्म अराउंड दिस पार्टिकल स्टोर हो रहा है, इस तरीके से स्टोर हो रहा है, और पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। पार्टिकल्स इस थिन फिल्म के कारण पास नहीं आ पा रहे हैं, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है बल्किंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए में दिया है कि ये फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ सरफेस मॉइस्चर के कारण होता है। बी में दिया है कि फाइन सैंड है तो ज्यादा बल्क होगी, तो ये बल्किंग की जो फिनोमेना है ये ज्यादा मेजर होती है अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं।
फाइन सैंड है, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स में उनकी अराउंड थिन सरफेस बनेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो बल्किंग ज्यादा होगी सेम वॉल्यूम के लिए। सी में दिया है कि मॉइस्चर कंटेंट अगर 10% है तो बल्किंग है वो 50% तक इंक्रीज हो जाती है। डी में दिया है कि फुली सैचुरेटेड सैंड है उसका वॉल्यूम और ड्राई और लूज सैंड का वॉल्यूम है वो इक्वल होता है। ऐसा इसलिए जैसे कि ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, सोइल एक 3 फेज सिस्टम है, तो यहाँ पे वॉइड्स है बीच में। अब इन वॉइड्स में या तो एयर फिल होगी या वाटर फिल होगा, बट ये वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ड्राई सॉइल है तो वॉइड्स है वो ड्राई है, उनमें पानी नहीं है, बट एयर है वो वॉइड्स वहां पे अपनी जगह पे हैं। अगर सैचुरेट करेंगे सैंड को तो वॉइड्स हैं वो सारे के सारे पानी से फुल हो जाएंगे, बट वॉल्यूम तो एयर भी उतना ही ऑक्यूपाई कर रही थी, उन्हीं पोर्स में वाटर फिल किया है, तो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 में पूछा है कि लॉस एंजलिस मशीन है उससे एग्रीगेट्स पर कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये एब्रेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट है, ये लॉस एंजलिस मशीन से किया जाता है। और 3 टाइप के एब्रेशन रेजिस्टेंस के टेस्ट होते हैं, डेवल एट्रेशन टेस्ट, डोरी एब्रेशन टेस्ट और लॉस एंजलिस टेस्ट। और एब्रेशन है कि जो एग्रीगेट्स हैं रोड सरफेस में उन पे व्हीकल्स मूव हो रहे हैं तो उनमें जो रबिंग होगी आपस में उसकी वजह से जो वियर हो रहा है उसको मेजर करता है एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। 54 में भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यहाँ पर दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो आंसर ऑप्शन ई होगा। और मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना है, ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी इंपॉर्टेंट है। बट 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं रोल ऑफ द वो जहाँ पे करेक्ट हो रहा है, वो उतना ज्यादा चांसेस नहीं है उसके एग्जाम में आने के। ऑप्शन ए में दिया है कि फाइन एग्रीगेट्स की जो बल्क डेंसिटी है वो 10% तक ज्यादा होती है कोर्स एग्रीगेट से सिमिलर कंपोजिशन के लिए। बी में दिया है कि एग्रीगेट्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंपॉर्टेंट है जब हमें मॉइस्चर कंटेंट परसेंट निकालना हो। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स पता होना चाहिए, जी है उसको हम यूज करते हैं। सी में दिया है कि एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। पोरोसिटी कितनी है, कितना वाटर उसमें से पास हो सकता है और कितना वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है एग्रीगेट, ऑब्वियसली ये कंक्रीट को अफेक्ट करेगा क्योंकि कंक्रीट में वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और जो एग्रीगेट्स हैं वो उसको अगर अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा, वाटर रिक्वायरमेंट को। डी में दिया है कि बहुत ही ज्यादा अब्जॉर्प्शन करने वाला कोई एग्रीगेट है तो वो वर्केबिलिटी को रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली वो वाटर को खुद अब्जॉर्ब कर लेगा, वर्केबिलिटी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर होना चाहिए वहां पे कंक्रीट में। तो अगर अब्जॉर्ब कर रहा है एग्रीगेट वाटर को तो लेस वाटर होगा कंक्रीट में फ्रीली अवेलेबल जो है, और उसके कारण वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है, इसमें फाइनेस मॉड्यूलस पूछा है, डेटा गिवन है। काफी सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड से लगता है और इसको स्किप कर देते हैं। काफी आसान है और कैलकुलेशन भी काफी इजी है, तो ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। फाइनेस मॉड्यूलस होता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द सीव डिवाइडेड बाय 100। हर एक इंडिविजुअल सीव का क्यूमुलेटिव वेट निकालना है, कितना रिटेन हो रहा है, उससे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उन सबको सम करना है जितनी सीव दी गई है। जैसे यहाँ पर ये सीव दी गई है इतनी सारी 150 माइक्रोन तक 80 mm से लेके, इन सबको ऐड करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, तो हम उसको वापस से फ्रैक्शन में लाना चाह रहे हैं। तो पहले परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया और अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं वापस फ्रैक्शन में लाने के लिए। एक इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं की होती है, ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है और वो एग्जाम मिस्टेक करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक से फैमिलियर हो तो एक बार अटेम्प्ट करके देखो। अगर नहीं आते इस टाइप के न्यूमेरिकल्स तो एक बार देख लो सॉल्यूशन, फिर खुद से अटेम्प्ट करके चेक करो। ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ टेबल फॉर्म में लिखा है, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है इतना लेंथी करके। 80 mm की सीव है, उसमें 0 kg रिटेन हुआ, 40 mm पे 2 kg हुआ, 20 mm की सीव के 8 kg हुआ। अब जैसे 20 mm वाली सीव के लिए क्यूमुलेटिव निकालना है तो वो होगा 8 प्लस ऊपर वाला 2 10। लॉजिक समझना है, याद नहीं रखना है कि ऊपर वाला ऐड करना है नीचे वाला ऐड करना है। लॉजिक इतना सा है कि जो बड़े साइज के पार्टिकल्स थे 40 mm की सीव पे रिटेन हो गए, अगर उन सारों को 20 mm की सीव से पास कराते तो 20 mm पे रिटेन हो जाते। मान लिया कि कोई 50 mm के एग्रीगेट्स हैं तो वो इस पे रिटेन हो गए,
तो इस तक पहुंचे ही नहीं। अगर हम इससे पास कराते तो ऑब्वियसली जो 40 mm भी रिटेन हुआ वो इस पर भी रिटेन होता, इसलिए ऊपर वाला ऐड करते हैं। फिर 10 mm के लिए हो गया जिसमें 20 mm भी रिटेन हुआ, क्योंकि जो 20 mm से बड़ा एग्रीगेट है ऑब्वियसली 10 mm से भी बड़ा है, तो इस CU पे भी रिटेन होता। तो 10 और 6 16 यहाँ पर हो गया। तो ये तो आ गया क्यूमुलेटिव वेट। यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 है, ये 20 हो गया, इसके आगे 0 है। 2.36 mm की CU पे जो रिटेन हो रहा है वो 0 है, बट उसके लिए क्यूमुलेटिव 0 नहीं है, उसके लिए 0 आया क्योंकि उसके ऊपर ही सारा एग्रीगेट रिटेन हो गया, उस तक कोई एग्रीगेट पहुंचा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ही 4.75 mm से बड़ी साइज के एग्रीगेट्स थे, तो ऊपर की जो सीव्स हैं वहां पर वो रिटेन हो गए। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 और 20 को ऐड करके 20 करेंगे। काफी बार स्टूडेंट 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो नीचे के सारे पे 20 आएगा, ये 0 20 फिर 20 20 20। अब ये आया है क्यूमुलेटिव वेट रिटेन, इसको हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। टोटल वेट कितना था 20 kg, टोटल 20 kg वेट था तो 2 kg रिटेन हुआ। अगर 1 kg होता तो होता रिटेन 2/20, और अगर 100 kg एग्रीगेट होता तो रिटेन होता 10। तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया है इसको। इसी तरह 10 वाले को करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 20 kg मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 50 आ गया। इस तरीके से इन सबको कैलकुलेट कर लिया, जहां 20 है वहां तो 100 ही हो गया। इन सबको अगर सम करोगे तो 740 आएगा। उस 740 को 100 से डिवाइड करना है तो फाइननेस मॉडुलस आएगा 7.4। तो ये यहाँ पर दिया गया है 7.4 ऑप्शन सी में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। क्वेश्चन 56 में पूछा गया है कि कोई सैंड है जिसका फाइननेस मॉडुलस है वो 2.5 है, तो कौन से टाइप की सैंड है। तो फाइन सैंड का मॉडुलस होता है, फाइननेस मॉडुलस होता है 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड का होता है 2.6 to 2.9, और कोर्स सैंड का होता है 2.9 to 3.2। तो ये फाइन सैंड होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57 में दिया गया है कि एक एग्रीगेट है जिसका फाइननेस मॉडुलस 2.6 है, दूसरा एग्रीगेट है जिसका फाइननेस मॉडुलस 6.8 है। हमें इनको मिक्स करके एक ऐसा एग्रीगेट बनाना है जिसका फाइननेस मॉडुलस है वो 5.4 kg हो। तो फॉर एग्जांपल हमें टोटल 100 kg एग्रीगेट बनाना है, तो 2.6 वाले का हमने x लिया kg लिया, और 6.8 वाले का हो जाएगा 100 माइनस x। तो टोटल फाइननेस मॉडुलस होगा 2.6 इंटू x प्लस 100 माइनस x इंटू इसका फाइननेस मॉडुलस 6.8, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो 100 kg होगा, और उसका फाइननेस मॉडुलस है वो 5.4 होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x आएगा 1/3, 100/3, और तो 2.6 वाला जो है वो तो हो गया 100/3। 6.8 फाइननेस मॉडुलस वाला जो एग्रीगेट है वो होगा 200/3। अब एक यहाँ पे ट्रिक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसका आंसर है वो 33% होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 ले रहे हैं तो 33% उसमें हम 2.6 फाइननेस मॉडुलस वाला एग्रीगेट ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें पूछा है कि कोर्स एग्रीगेट हमारे पास है 6.8, इसका कितना परसेंटेज हम दूसरा ये वाला मिलाएं 2.6 वाला कि हमें ये फाइननेस मॉडुलस मिले। मतलब जो परसेंटेज पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कोर्स एग्रीगेट का कितना परसेंटेज हमें ये फाइन एग्रीगेट वाला लेना है 2.6 वाला। तो इसको हम 200/3 ले रहे हैं, इसको 100/3 ले रहे हैं, मतलब 6.8 वाला जो ले रहे हैं इसका 50% हमें 2.6 वाला लेना है। जो फाइन वाला एग्रीगेट है वो 50% होगा कोर्स एग्रीगेट का, तो फिर यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 में पूछा गया है कि मिक्सिंग वाटर में अगर कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो उसका सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट होगा। तो अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं पोटेशियम और सोडियम के, तो वो सीमेंट के सेटिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है उसके कारण क्विक सेटिंग होती है, और बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनके कारण सेटिंग या तो एक्सलेट होती है या रिटायर्ड होती है। प्लस अगर हायर कंसेंट्रेशन हो इन सॉल्ट्स की तो ये काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को। तो ऑप्शंस में से आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा।
सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 में पूछा गया है कि कौन सी स्टैंडर्ड सैंड है जिसको आजकल इंडिया में यूज किया जाता है। तो इनोर सैंड है, ये मद्रास में होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट है सीमेंट के लिए, उसमें कोड में भी मेंशन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड सैंड यूज करनी है जो कि इनोर सैंड है। तो डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। उसी कंसेप्ट पे पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। पूछा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जब उसको फाइननेस के लिए टेस्ट किया जाता है तो किससे ज्यादा रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। तो 10% से ज्यादा रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।